आप जब तक चाहें एक एक व्यक्ति नारेबाजी कर ले। जब आपका मन भर जाएगा मुझे बता देना, मैं फिर अपनी बात रख लूं। क्योंकि मैं लेट आया हूं तो मैं आपके मन की जरूर रखूंगा। अगर मैं समय से आ जाता तो फिर मैं सब अपने मन की करता। अब मैं लेट आया हूं तो आपके मन की रखूंगा, इसलिए कह रहा हूं अगर और कोई नारा वारा किसी को लगाना है तो लगा लो। आपने एक नारा लगाया, चंद्रशेखर जिंदाबाद। एक आपने नारा लगाया, जय 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 भीम। और तीसरा आपने नारा लगाया, देखो देखो कौन है। अब ये बताओ, कुछ बदला? अपने मन से सोच के बताओ, आपकी जिंदगी में कुछ बदला? अब आप अपने मन की आपने कर ली। अब आप सब लोग अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। रहने दो, आप सब सीधे खड़े हो। ऊपर मंच पे भी लोग और सामने भी सब लोग मेरे साथ। सर, आपकी वजह से पीछे डिस्टर्ब होगा। और आप लोग एक काम करो ना, बहनों से इधर आओ, इधर आओ। जहां तक बहन बेटी है पीछे हो जाओ बेटा। उधर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम सब मिलकर भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। नहीं, अब ये नारे के नाम पे धोखा देना बंद करो। मैं माताओं से भी कहूंगा कि कृपया बैठ जाए और आप पीछे हो जाओ। यहां से निकलो, बच्चे जो हैं यहां से निकल के बाहर लौट जाओ। फिर अब आप 20 मिनट मुझे सुने, क्योंकि इसके लिए आपने अपना पूरा दिन खर्च किया है, अपना काम छोड़ा है और तमाम तरह की बहुत सारी चीजों को आज आपने त्याग करके
आज का दिन अपना निकाला है, तो जब आप यहाँ आए हो तो कुछ सीख के जाओ जो आपके जीवन में काम आए। बैठ जाओगे सर? बसा बसा बसा, बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, यही बैठ के करो काम। जय भीम का नारा तो आप बहुत दिनों से लगा रहे हैं। अब आप गौर करो, अगर सिर्फ नारे से किस्मत बदलती, सिर्फ नारे से, तो मैं समझता हूं कि इतने नारे लगे हैं सुबह से अब तक यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल गई होती और आपकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ गई होती। समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहाँ इस मेरे दाईं तरफ उपस्थित हमारी माता बहनों को, बच्चों को और मेरे बाईं तरफ उपस्थित नौजवान साथी, छोटे भाई और सम्मानित मेरे बड़े, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में देरी हुई। 3 बजे का समय था, 3:30 का, और मैं यहाँ 7 बजे पहुंचा। लेकिन मैं ही क्या करूं, हमारे नेता लोगों ने रास्ता बता दिया किस रास्ते से आ रहे हैं, और जब ये बता दिया तो हर गांव में हमारे परिवार रहते हैं, वो सब लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए। जब मैंने आते हुए देखा कि हमारी माएँ और बहनें सड़कों के पास खड़ी हैं, थाली लेके, फूल लेके, बुजुर्ग साफा लेके खड़े हैं, तो फिर मैं क्या करता आप बताओ। अगर मैं उन्हें छोड़ के भाग आता तेजी से तो उनके मन को दुखी होता उनका मन। और जब मैं वहां रुका तो फिर उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। जैसे हमारी छोटी बहनों की ख्वाहिशें हैं कि भैया पहले एक फोटो कराओ, हमारी माओं की ख्वाहिशें हैं कि वो आशीर्वाद देना चाहती हैं, हमारे बड़ों की ख्वाहिशें हैं कि वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, नौजवान साथी चाहते हैं कि मैं एक बार उस धरती पर पैर रखूं। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जैसे आपको मुझसे उम्मीदें होंगी, मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं। आज यहाँ हम लोग हजारों की संख्या में हैं और मैं लिख के देता हूं, अगर आज आपने मेरी बात, जो बात मैं आपसे कहूंगा अगले 20 मिनट में, अगर आपने वो सुनी, समझी और उस पर अमल किया, तो मैं लिख के देता हूं कि पूरे राजस्थान में आपकी अलग पहचान होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, मुझसे शर्त लगा लेना आप लोग। देखो यार, इंसान एक बार की बात एक बार में समझ जाता है। किसी को 4-5 बार अगर किसी बात के लिए मना करना पड़े तो सोचना पड़ता है। कहीं इंसानों के कपड़े पहन के देखो, हमें और जानवरों में फर्क, उसको भी 2 हाथ 2 पैर हो सकते हैं और 4 पैर भी हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें दिमाग दिया अपने बारे में सोचने का, अपने परिवार के बारे में सोचने का, अपने समाज के बारे में सोचने का, अपने प्रदेश के बारे में सोचने का और अपने देश के बारे में सोचने का। आपने भैंस देखी कभी एरोप्लेन का टिकट लेके सफर करती? नहीं देखी ना। इसलिए भारत में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से पहले क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में तलवार चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, घोड़े हाथियों पे युद्ध होते थे, ऊंट और तमाम तरह की संधियां होती थी और कई बार तो युद्ध होते थे बड़े बड़े, हजारों लोग। हमने सम्राट अशोक को पढ़ा, कलिंग का युद्ध, धरती रक्त रंजित होगी,
खून ही खून चारों तरफ, तब राज बदले। और सदियों सदियों ये चलता रहा। लेकिन इस देश के जो हक वंचित समाज के लोग थे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला, क्योंकि उनको अधिकारों से वंचित किया गया था। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे महाराष्ट्र की धरती पे। गौर से सुनना, क्योंकि हम जातियों में बटा समाज है, तो हम जाति के हिसाब से महापुरुष तय करते हैं। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे में, महाराष्ट्र। नाम था ज्योतिबा फूले। आजकल हम लोग उनको राष्ट्रपिता के रूप में भी कहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। वो अपने मित्र की शादी में, जो उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, वो उनकी शादी में गए, बारात में उनकी, क्योंकि तब छुआछूत था, गैर बराबरी थी, तो उनके दोस्त ने तो उनको बुलाया, लेकिन उनके समाज के लोग, उनके दोस्त के समाज के लोग ये स्वीकार नहीं कर पाए कि एक सैनी समाज का, माली समाज का, फूले समाज का एक बच्चा वो हमारे यहां शादी में कैसे आया। और उन्होंने उनको बहुत बेइज्जत किया कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी शादी में आने की, और मारपीट भी की। और मारपीट करने के बाद वो घर चले गए, उनको निकाल दिया गया शादी से। वो अपने घर गए, उन्होंने जाके अपने पिताजी को ये बात बताई, और फिर उनका मन नहीं लगा था, तो एक नदी बहती थी, वो शाम के टाइम उसके किनारे जाके बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे। सुबह के समय जो अछूत, हक वंचित, शुद्ध, शोषित वर्ग की दो मेंबर जो है, दो महिलाएं जो सफाई का काम करती थी, वो आई सफाई करके उस नदी में अपने औजार धोने के लिए। और जब उन्होंने देखा ज्योतिबा फूले को वहां बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हो। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शादी में गया था और मेरे साथ इस तरह का अपमानजनक रवैया हुआ, मुझे निकाल दिया गया और मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। तो वो दोनों महिलाएं हंसने लगी और उन्होंने ज्योतिबा फूले से कहा कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, हमारे साथ तो रोज होता है, आप क्यों परेशान हो रहे, क्यों अपमान फील कर रहे हो। तो ज्योतिबा फूले ने इस बात का एहसास किया कि हाँ, ये बात तो सच है, अछूत वर्ग के साथ तो रोज होता है, तो यार मैं अपमानित क्यों फील कर रहा हूं, मैं मरने की क्यों सोच रहा हूं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो उनके दिमाग में ये बात आई, गौर करना हमारी बच्चियों, कि मैं पढ़ा लिखा हूं और पढ़ा लिखा होने के कारण मैं सम्मान और अपमान समझता हूं, और ये पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको पता ही नहीं सम्मान क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अपमान क्या होता है, भेदभाव क्या होता है। तो ज्योतिबा फूले ने उस दिन तय किया कि आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन इन महिलाओं को और अछूतों को शिक्षित करने में लगाऊंगा। संकल्प, क्या संकल्प दिया कि आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन इन महिलाओं को, इन बच्चियों को और अछूतों को, स्पेशली जिनको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, इनको पढ़ाने में लगाऊंगा। फिर उन्होंने सबसे पहले पढ़ाया अपनी पत्नी को, मां सावित्रीबाई फूले। ये पहला संकल्प ज्योतिबा फूले ने लिया। फिर मां सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। जब मां सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया, तो तमाम धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि अगर महिला पढ़ेगी, गौर करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे काम आएगी, परंपराओं के नाम पे कहा, अगर महिला पढ़ेगी तो इस प्रदेश में अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आ जाएंगी। तो ज्योतिबा फूले ने कहा
कि आए या ना आए, लेकिन मैं इसे पढ़ा के रहूंगा। और अंत ये हुआ, पंचायत हुई, उनके पिता ने उन धर्म के ठेकेदारों की बात मान के मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया। लेकिन संकल्प लिया था तो दोनों ने अछूत वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को और इवन महिलाओं की, किसी भी जाति की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और जब वो मां पढ़ाने के लिए जाती थी तो ऊंची जाति की महिलाएं उनके ऊपर गंदगी, गोबर, कूड़ा फेंक देती थी। तो मां सावित्रीबाई फुले इसका उपचार इसका करने के लिए एक साड़ी बैग में लेके जाती और एक पहन के जाती। वो जो साड़ी गंदी होती उसको बदल लेती, अच्छी साड़ी में पढ़ाती और फिर वो गंदी साड़ी पहन के फिर घर जाती। इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उनके मन में संकल्प था कि हमें बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना। इस तरह उन्होंने 18 स्कूल खोले। कितने स्कूल खोले? तो ये कहते हैं अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते थे। घर से निकाल दिए गए, अपमानित हुए, कोई भी मुसीबत उनका रास्ता नहीं रोक पाए। उन्होंने 18 स्कूलों को खोल के बच्चियों को पढ़ाने का काम किया। फिर 1890 में ज्योतिबा फुले चले गए, बीमार हो, और 1891 में भारत की धरती पे एक महापुरुष पैदा हुए जिसका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, जो पैदा हुए मध्य प्रदेश में, इंदौर, मऊ छावनी में, और स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े। मटकी छूने का, जैसे आपके यहां है अभी, है ना, इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, देखा आपने? मूछे रखने पे हत्या। मटकी छूने की आजादी उन्हें नहीं थी तो कई बार प्यासे रह जाते, फिर भी संकल्प ले लिया कि जिस मटकी को मुझे नहीं छूने देते हो, ये जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को जला के राख कर दूंगा। और दुनिया में जाके पढ़े, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने। और एक समय आया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। और वो संविधान सिर्फ संविधान नहीं, कोई किताब नहीं है। भारत का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो गैर बराबरी की हर बात को खत्म करता है और गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार देता है। कोई किसी जाति धर्म का, सबको पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की, उपासना की, प्रार्थना की, सबकी स्वतंत्रता देता है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? अगर अपराध हो जाए, जैसे अभी आपके यहां 4 साल की बच्ची का एक मामला अगर आपने सुना है आपने, उनकी मां कल आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, पाली में मुझे मिले आज सब लोग। उस मां पे क्या बीत रही होगी जिसकी 4 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? सोचो अपने दिल पर। जितने लोग यहां बैठे, जो नौजवान है, वो सोचे कि वो मेरी बहन है छोटी सी, और अपने दिल पे हाथ रख के देखे कैसा महसूस होता है। जो बुजुर्ग यहाँ है वो महसूस करे कि वो उनकी पोती है, और जो मेरी उम्र के वो महसूस करे कि वो उनकी बच्ची है। देखो कैसी महसूस होती है जब आपकी बच्ची के साथ इतना अन्याय होता है, और देखो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि संविधान जन्मसिद्ध अधिकार देता है न्याय का, कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कुछ अजीब है, आरोपियों के समर्थन में पंचायत होती है, आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकलती है, और पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को 4-4 बार उदयपुर से, जोधपुर से पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि संविधान पे खतरा है। जब कोई अपनी हक की बात करता है, झूठे मुकदमे लगाते हैं, जेल डालते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, चाहे केंद्र की सरकार हो, राजस्थान की, सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं।
गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले लेके पढ़ा रहे हैं, और पहले पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे पे हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करते हैं। मगर मैं ये मानता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार। कैसे ये जानो, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान रखते हैं, उन्होंने देखा होगा, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो ये पता लगा कि 90% आबादी हक वंचित समाज की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसों की। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं कब, 14 अगस्त 1947 को, जब हम इस देश में गुलामों के गुलाम थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हम इस देश में गुलामों के गुलाम हैं। इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट बनी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। लेकिन गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा, जब गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जरावदा जेल में अनशन कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बारी बारी बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो फिर रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया 24 सितंबर 1932, रोते हुए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं जब देश हित में और मेरे हित में टकराव होगा, मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज की तरफ किसने देखा नहीं आता। हजारों हजारों बहनों की अस्मतें लूटी, हमारे घर जलाए गए, हमारी जमीन छीन ली गई, हमें अपमानित किया गया, मुझसे रखने पर हत्या हुई, मटकी छूने पर हत्या हुई, हमें गांव से बाहर निकाल दिया। कभी किसने हमारी सुनवाई नहीं की, सबने हमारी बर्बादी का तमाशा देखा। इसलिए बाबा साहब ने बात की। तो जो 14 अगस्त को हमारी आर्थिक स्थिति थी, अगर मेरी जेब में 100 रुपए थे तो 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद भी मेरी जेब में 100 ही रुपए थे। ऐसा नहीं हुआ आजादी मिल गई तो 1400 की जगह मेरे रुपए 10,000 हो गए, 20,000 हो गए या 1 लाख हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान आया तब यह तय हुआ कि देश के वंचित शोषित समाज को भी बराबरी के अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान मिलेगा। और उस दिन से हमारी जिंदगी में एक रोशनी आई, आरक्षण मिला, नौकरियां मिली, पढ़ने का अधिकार मिला, उद्योग धंधों में हिस्सेदारी मिली, सरकारी स्कीमें हम तक आने लगी, हमारे भी पक्के मकान बने, हमें भी पीने के लिए पानी मिला, हमारी गलियों में भी साफ सफाई होने लगी, हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे। ये परिवर्तन आया संविधान से। लेकिन आजादी से 15 अगस्त से परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पे नहीं आया। तो जैसा मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी जिम्मेदार हमें, उसका एकमात्र कारण ये मैंने बताया कि बिहार में जनगणना हुई। जब लोकतंत्र आया 1952 में, लोकतंत्र का ये, लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि जनता का राज, प्रजातंत्र यानी कि प्रजा का राज। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। समझ आई? जिनका वोट होगा उनका राज होगा। 90% आबादी बिहार में जातिगत जनगणना से पता लगी कि हमारी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। और राजस्थान में जातिगत जनगणना करा लो, मैं लिख के देता हूं कि 85 से 90% आबादी आपके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की निकलेगी। आप आज करा लो जनगणना। ये सरकारें, आयतन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें
ये डरती है जातिगत जनगणना से, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये खुलेगी पोल किसकी कितनी संख्या है और किसकी संख्या कितनी है उसको हिस्सेदारी कितनी मिली हुई है। अगर आज जातिगत जनगणना के आर्थिक आंकड़े आप लोग जारी करवाओ बिहार के, तो आपको पता लगेगा कि 90% साधनों में देश के बिहार के 10% लोगों का कब्जा है और 10% साधनों से 90% लोग रूखी सूखी खा के अपना समय पास कर रहे हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये हमारी बेवकूफी, हमारी लापरवाही, हमारी जानकारी की कमी के कारण हुआ। और आज भी हम ये सोचते हैं कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो। मगर एक बार हम ये नहीं देखते कि वो दोनों पार्टियां हमारे वोटों से ही तो विधायक उनके चित्र हैं, हमारे वोटों से तो सरकार आ रही है उनकी। जब हम वोट लेके उनका विधायक बना सकते हैं तो हम वोट देके अपना विधायक क्यों नहीं बना सकते, मुझे बताओ। और आपने उनको इतनी बार वोट दी, इतनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, अभी भी है, इतनी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर आप मेहनत मजदूरी ना किए होते तो क्या आपके घर में रोटी आ जाती? आपके बच्चे पढ़े लिखे ना होते तो कोई नौकरी दे देता? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2 महीने बाद आपके पास अवसर है फैसला लेने का। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बाहर निकलेंगी। मेरी एक बात याद रखना आप लोग पूरी जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहां कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने 2 अप्रैल 2018 में जो भाजपा ने मार घेरी, उसके बाद उन्होंने वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाई। मगर हुआ क्या कि कांग्रेस के आधे लोग टूट के बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है। और अब जब वहां दोबारा से चुनाव होने वाला है तो आधी बीजेपी जो है उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब अगर वहां सरकार बदली भी तो सरकार किसकी हुई भाई? इन्हीं की हुई ना। आपके जीवन में क्या बदला? समझ आई मेरी बात? अगर इधर सरकार यही रह गई तो आधे बीजेपी वाले इसमें आ जाएंगे, और ये बदल गई तो आधे कांग्रेस वाले उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। 5 साल जो अन्याय अत्याचार होगा वो आपको सहना है। 5 साल जो अधिकारों का हनन होगा वो आपको सहना है। 5 साल जो खाल खींची जाएगी वो आपकी खींची जाएगी। 5 साल सामंती जो खाल उधेड़ेंगे वो आपकी उधेड़ेंगे। और जो मेरे दिल का दर्द है कि मैं किसी को आजादी नहीं देता कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखे, उनका अपमान करे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपको फैसला करना है। अगर आपने गलत निर्णय लिया किसी भी स्वार्थ में तो अगले 5 साल जो अन्याय होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो धोखा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, और हमारी जो पगड़ी उछाली जाएगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और अगर आपने जिम्मेदारी से फैसला लिया और आपने यहां अपनी पार्टी का झंडा डंडा मजबूत किया, अपनी पार्टी को ताकत दी, तो किसी सामंती की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। किसी गरीब की बच्ची की तरफ आग उठा के देख ले, उससे पहले उसका इलाज हो जाएगा। इस राजस्थान में ये बात उसको भीम आर्मी की ताकत से पता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पगड़ी पहनाते हैं तो पगड़ी की लाज भी रखो। और पगड़ी ये नहीं है, पगड़ी वो है जो घर का सम्मान, पगड़ी वो है जो हमारे बुजुर्गों के सर पे है, पगड़ी वो है जिनकी छाया में हम लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया, लिखाया। अगर आज उनकी पगड़ी की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीवन बेकार है। अगर हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन गए और अपने समाज का हाथ पकड़ कर उनको आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी पढ़ाई बेकार है, हमारी कामयाबी बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर आप
वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, और मुझसे छोड़िए अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर किसी के पिछलग्गू बनने का काम आप बंद कर दीजिए। अब अपनी ताकत बनाइए, इस तरह से मुट्ठी बनिए, एकजुट होइए, अपनी वोट की शक्ति से अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ा के भेजिए, और फिर देखिए वो अपनी समस्याओं के लिए कैसे लड़ता। अभी तो आपने भीम आर्मी को सड़कों पर लड़ते हुए देखा। जिस दिन भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी के माध्यम से पहला विधायक जाएगा, आप देखना आपका एक विधायक पूरी सरकार में भारी पड़ेगा, पूरी सरकार को मजबूर कर देगा, क्योंकि आपने एक जनशक्ल को खड़ा किया। आप देखो, ना विधायक ना एमपी, आपका खून है बस, और आप देखो पूरी सरकार का नाक कदम करके रखता है नहीं रखता है, बताओ। आज हालात ऐसी हो गई है कि झूठे मुकदमों से नहीं डरा, जेल से नहीं डरा, सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरा, तो आज मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका खून उनकी गोलियों से डर जाएगा क्या? ये अगर डरेगा तो आपकी लापरवाही से, ये अगर डरता है तो आपकी गैर जिम्मेदारी से। जिस दिन आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, आज आप यहां कई हजार की संख्या में है, अगर आपने आज से लक्ष्य बनाया कि भाई हम अपने परिवार की वोट तो देंगे, लेकिन अपने दोस्त, रिश्तेदार, साथी को भी तैयार करेंगे कि वो आजाद समाज पार्टी को वोट दें, तो हाँ, अभी 1 महीने करीब बाकी है वोट डालने में। 5 वोट आपके परिवार की, 4 वोट आपके परिवार की, और अगर एक दिन में आपने एक आदमी भी तैयार किया तो 30 दिन में 30 वोट वो। आज आप यहां कई हजार की संख्या में इससे 30 की गुना करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितने वोट आपकी पार्टी को पड़ेगा। और ये कोई बड़ा काम नहीं है एक दिन में एक व्यक्ति को तैयार करना। हम सदियों उनको वोट देते रहे और फिर 5 साल रोते रहे। मेरी मां बहनों, ये वोट की शक्ति ना हो, आपकी बस्तियों में कोई पैर ना रखे। ये वोट की ताकत है तो लोग आपके पैर छूते हैं, आपको ताई चाची कहते हैं, बहन कहते हैं, आपके लिए योजनाओं की बात करते हैं। अगर वोट की शक्ति ना हो, आज भी इतनी छुआछूत है कि कोई हमारी बस्ती में आके ना खड़ा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 दुश्मन को पहचानो, और ये भी पहचानो। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता है। ये आपका घर है, यहां आप मालिक है, और बाकी जगह आप किराएदार हैं। और जिस दिन चाहेगा मालिक कहेगा कहीं भी अपना निकलो, कहीं भी ठिया देखो। आप ये बताओ, किराएदार बन के कब तक रहना चाहते हो? किराएदार बन के रहोगे या मालिक बन के रहोगे, बताओ? तो मालिक अपने घर की रक्षा खुद करता है नहीं करता है, बताओ? मालिक अपने घर के तमाम तरह की परेशानियों को खुद दूर करता है नहीं करता है, बताओ? अपने घर में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था मालिक खुद करता है नहीं करता है, बताओ? अपने घर की साफ सफाई मालिक खुद करता है नहीं करता है, बताओ? तो जब आप मालिक हो तो भाई काम कौन करेगा? समझ रहे? नारे लगाने से ऊर्जा तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उस ऊर्जा को अगर डायरेक्शन ना मिली तो खराब हो जाएगा। आपने आज का पूरा दिन दिया, यहां से संकल्प लो कि कल से हम हर आदमी, एक आदमी को जो हमारे साथ नहीं था अभी तक, उसको तैयार करेंगे, और 30 दिन तक हमें 30 आदमी तैयार करने हैं। और फिर देखो आप कैसे आपके यहां विधानसभा में वोट हमारा और राज हमारा कैसे नहीं होता। अभी तो ये है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, और अगर आपने मेरे हिसाब से काम किया तो क्या होगा पता है? वोट हमारा और राज हमारा। और आप ये बताओ, जब राज हमारा होगा तो क्या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या अन्याय पहले तो होगा ही नहीं, अगर हो गया तो कोई आरोपी बच जाएगा? क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? आप बताओ, मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन करते हैं क्या? कोई मंत्री धरना प्रदर्शन करते हैं क्या? जब विधायक और मंत्री आपका होगा तो कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा क्या? मैंने कल कहा था पाली में, और आज आपसे कह रहा हूं, जितनी समस्याएं आपके पास हैं उनको एक कागज पर लिख के मुझे दे दो और फिर अपने काम पे लग जाओ।
और अपनी ताकत बना लो। 6 महीने में आपकी हर समस्या का अगर समाधान न कर दिया तब फिर आप आके मुझे कह देना कि भाई ये गलत हो गया। 6 महीने 5 साल का काम नहीं है, मतलब ही है 5 साल का, 6 महीने में। अब क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील आदमी हूं, मैं जानता हूं कैसे समाधान होगा। बाकी लोग कहेंगे समस्या है, समस्या है, समस्या है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि समाधान है। आप मुझे कागज पे लिख के दे दो जो भी आपकी मांग हो, बस एक मांग ना लिखना किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करने की, ये शक्ति नहीं है, समझ रहे? ये ताकत नहीं है लोकतंत्र में। बाकी आप सारी मांग लिखो, आप लिखो हमें जमीन चाहिए, तो सारी बंजर भूमि मपाई होके भूमि इन लोगों को हम लोग 6 महीने के अंदर बंटवा देंगे। आप लिखो कि हम पे रोजगार नहीं है, सरकारी, प्राइवेट, खेती, छोटे व्यापार, उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग, इतने काम निकाल के देंगे कि घर में माताओं बहनों तक रोजगार पहुंचेगा। नौजवान भाई तो छोड़ ही दो। आप ये कहो कि हमारे साथ ये छल हो रहा है, ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं लिख के देता हूं कि अन्याय की सोच रखने वाला आदमी भी जेल के बाहर नहीं रहेगा, वो भी जेल में अंदर रहेगा, और उसको बढ़ावा देने वाले भी जेल के अंदर रहेंगे। एक समस्या बताओ जिसका निवारण ना हो। आप कहो कि हमें पढ़ाई कर दी है, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं होगी और जेब में पैसे लिए। मैं आपको कहता हूं सारी पढ़ाई जितनी आप करना चाहते हो, MBBS MD तक, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करा के देंगे निःशुल्क। आप करो, अपनी ताकत बनाओ। आप कहते हो कि भाई मेरे घर में एक आदमी बीमार है, मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो जब सरकारी कर्मचारियों का इलाज फ्री हो सकता है, नेताओं का इलाज फ्री हो सकता है, तो राजस्थान की आम जनता का इलाज भी फ्री में हो सकता है, इसकी व्यवस्था भी हो सकती है। ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। आप मुझे समस्या बताओ क्या है जो आपके जीवन में समस्या हो। आप पे मकान नहीं, पक्का मकान बना के देगी सरकार। आप बताओ क्या है जो नहीं है। आपको एक बात बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये आजकल नई नई योजनाएं आई हैं सरकार की, और हमारे लोग कह रहे हैं सरकार दे रही है। जान लो सरकार देती कहां से। आप और मैं, हम सब लोग देते हैं टैक्स। मैंने भी यहां से डीजल और पेट्रोल गिरवाया इस यात्रा में। हर चीज पे टैक्स है, यहां तक दूध दही पे भी टैक्स लग गया। वो जो टैक्स का पैसा, जैसे 100 रुपए का सामान खरीदा 28% GST है, 100 रुपए का सामान खरीदने पर 28% रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप और हम सब लोग जो टैक्स देते हैं वो सरकार की तिजोरी होती है। उस तिजोरी में से पैसा निकाल के सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है। सरकार का कोई व्यापार नहीं है, सरकार कोई नौकरी नहीं करती, ना सरकार अपनी जमीन बेच के लाता है मुख्यमंत्री या कोई और। आपका पैसा आपके ऊपर लगता है, आप टैक्स नहीं दोगे, आप पे मुकदमा, आपको जेल भेज देंगे। लेकिन आपके टैक्स का पैसा सरकार लूट लेगी, आपको नहीं देगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। इन थोड़ा और आसान करके समझाता हूं। ये जितनी बच्चियां हैं, इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके मेरी जेब में 1000 रुपए डाले। ये सरकार का कोष है, तिजोरी। अब इन 1000 रुपए का मेरी जिम्मेदारी ये है, जनता ने मुझे चुन के भेजा, इन 1000 रुपए को आपके ऊपर खर्च करना है। 200 रुपए एजुकेशन पे, 200 रुपए हेल्थ पे, 200 रुपए सिंचाई पे, 200 रुपए सड़क पे, इस तरह से पैसे खर्च करना है। सरकार टैक्स जो आता है उसका बहुत कम पैसा खर्च करती है आप जनता पे, और बाकी पैसा खर्च करती है अपनी पार्टियों पे। अगर आपने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो मैंने आपको कुछ दिया या आपने मुझे दिया, बताओ। और सरकार आपके साथ ऐसा ही तो कर रही है। हर व्यक्ति एक महीने में कम से कम 1000 रुपए ज्यादा का टैक्स भरता है सरकार को, और सरकार आपको 200 रुपए का राशन दे कहती है हम आपको राशन दे रहे हैं, 800 रुपए जेब में रखती है। आप कह रहे हो कि भाई सरकार बड़ी है। उनको तनख्वाह मिलती है सर, और आपकी जेब कटती है। आप अभी लोकतंत्र को समझ नहीं पाए हो ना, इसलिए उनको वोट देकर उनको आगे बढ़ाते हो और अपने आप हाथ फैला के सोचते हो अपनी जिंदगी बदलेगी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप अपने खिलाफ फैसले लेने बंद करो। अब अपनी बर्बादी के
जिम्मेदार बनने बंद करो, अपने घरों में आग लगाना बंद करो। और ये बंद तब होगा जब आप उनको वोट देना बंद करोगे और अपनी पार्टी को वोट दोगे, तब ये बंद हो जाएगा और आपके रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार जब चुनाव आए तो आप अपनी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखना मजबूती से और आजाद समाज पार्टी के केतली निशान पे वोट करना। कौन से निशान पे? कौन से निशान पे? नहीं, जोर से बताओ। नहीं, ये पीछे वाले सो गए, इनसे सुनूंगा। आपसे ज्यादा आवाज तो मेरी है, बताओ। देखो, तब से तो बहुत जोर जोर चिल्ला रहे थे। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। ये बाबूजी हमारे साथ नहीं, ऐसा लग रहा है। और मैं आप ही को देख रहा हूँ बाबूजी, आप ये केतली करने वाले। मैं आप ही को देख रहा हूँ, आप ऐसे चलेगा नहीं। अब आप आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। आपकी जिंदगी तो आपने किस तरह से मेहनत करके आगे निकाल ली। आप ये बताओ पढ़े लिखे लोगों, आपको लगता है 5 साल बाद भारत में कोई सरकारी नौकरी बचेगी? तो फिर बचेगी कैसे? जब आप उनको वोट दोगे तो कैसे बचेगी? इसलिए आप अपनी पार्टी को वोट दो, नौकरी भी बचेगी, रोजगार भी मिलेगा और आपकी तरक्की भी होगी और आपको न्याय भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। और मैं धन्यवाद दूंगा भाई विजय राज परिहार जी को और उन सभी साथियों को जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया। और मेरा ये मानना है कि आने वाले कल में विजय राज जी आपकी आवाज बनेंगे यहां से और आपकी लड़ाई को सदन में उठाने का काम करेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि आप अमीरों को छोड़ के अपने गरीब भाई का इस बार साथ दोगे। तुम बताओ, दोगी या नहीं दोगी साथ? पक्का? इनको बताओ जोर से, तुम्हारा वोट भी है नहीं? बताओ किनके वोट है, हाथ उठाओ जिनके वोट बने हुए। अच्छा फिर ठीक है, मैंने सोचा तुम अभी छोटी छोटी, तुम्हारे वोट ही ना हो। मगर देखो, बहुत मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाएगा। इतने लोग आए, बहुत बड़े टीम में नहीं चलेगी। आप लोग प्रचार करना। क्या करोगी? अपनी सहेलियों को कहना कि इस बार हमारी पार्टी को वोट देना है। कौन सी पार्टी को? कौन सा निशान? बिहार में कहते हैं छाप, जैसे हम कहते हैं केतली, वो कहते हैं केतली छाप। तो आज से कल से क्या काम करोगी? सुबह उठ के 10 मिनट अपनी पार्टी का प्रचार, अपने निशान का। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद माओ को। एक मदद और करवा दो। ये रिवाज के चक्कर में जब आप लोग पैर छूने का प्रयास करती है, ये बहुत बुरा है। माँ कभी बेटे से, बेटा कभी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है। बेटा चाहे कुर्सी पर